एक बार पुनः सभी को नमस्कार। मैं संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, SPN गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स से है। टॉपिक है बैरोमेट्रिक इक्वेशन या वायुदाब समीकरण। गैस के अणुओं के वायुदाब समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम शुरुआत करते हैं एक निर्देश तंत्र से, जो कि पृथ्वी तल पर स्थित है और जिसके ऊर्ध्वाधर जेड अक्ष को ले लेते हैं। इसके साथ ही एक बेलनाकार वायु स्तंभ की परिकल्पना करते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, एक हमने निर्देश तंत्र मान लिया जिसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष जेड है, एक बेलनाकार वायु स्तंभ है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब यहाँ पर जो गैस के अणुओं की गति होगी वो गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन होगी। इसलिए जेड ऊंचाई की बात करें तो किसी जेड बिंदु पर एक्स के सापेक्ष अणुओं की कुल ऊर्जा को व्यक्त करेंगे EI इक्वल टू P² अपॉन 2m प्लस mg जेड। समीकरण नंबर 1 गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जेड क्या है, किसी पर्टिकुलर जेड बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब इस फॉर्मूले से पहले हम पार्टीशन फंक्शन जेड, कैपिटल जेड का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वायुदाब समीकरण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसलिए सवितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन कैपिटल जेड इक्वल टू समेशन आई e⁻ बीटा आई, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जहां बीटा बराबर क्या है, 1/kT है। तो बीटा का मान और EI का मान, दोनों का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो जेड का मान प्राप्त होगा जेड इक्वल टू समेशन आई e⁻ और इसको ओपन करें तो आई माइनस दिस इज द वैल्यू P² अपॉन 2m प्लस mgz अपॉन kT, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं समीकरण को। क्या मान प्राप्त होगा आपको, z इक्वल टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस P²अपॉन 2m kT और साथ में ही एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kT। तो ये आपके पास सवितरण फलन का मान प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिरसिमित सीमाओं में, क्लासिकल जो लिमिट्स है उनमें जो समेशन है उसको आप इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू 1/i, दिस इज 6 बार समाकलन होगा क्योंकि आप x, y, z और px, py और pz जो आपके वेरिएबल उनको लेके चल रहे हो। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस P²अपॉन 2m kT और एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kT मल्टीप्लाई बाय dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz, समीकरण नंबर 5। ठीक है, समाकलन किया, i की वैल्यू कितनी है, dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz, जो कि हम समाकलन के लिए काम में लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो पार्टीशन फंक्शन z का मान हो जाएगा z इक्वल टू 1/i, एक इंटीग्रेशन x के लिए, एक इंटीग्रेशन y के लिए, और z वाला पार्ट कौन सा है आपका, ये है एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kT, एक्सपोनेंशियल माइनस mgz अपॉन kT dz। ठीक है, x के सापेक्ष हो गया, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष। इसी प्रकार
इस वाले पार्ट को पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो उसके सापेक्ष भी 3 समाकलन होंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन में माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी वाई, और जो थर्ड इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी जेड, समीकरण नंबर 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप यहाँ देखिए एक्स वाई जेड के सापेक्ष समाकलन, और इसी की कंटिन्यूटी में डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। जेड का मान, इसका इंटीग्रेशन एक्स, इसका वाई, तो इट विल बी एक्स वाई, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट हो जाएगा, जिसको हम क्या मान के चल रहे थे शुरुआत में, कैपिटल ए। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन आई। इसका समाकलन जब आप 0 से इनफाइनाइट इस लिमिट में करेंगे, 0 से इनफाइनाइट लिमिट में करेंगे, तो इसका मान प्राप्त होगा के टी अपॉन एम जी। ठीक है, और ये जो तीनों मान हैं डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड, इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले के नोट्स और आपके जो वीडियो हैं, इनके मान जब आपने निकाले थे तो क्या मान प्राप्त हो रहा था, इनका मान 2 पाई एम के टी 1/2, 2 पाई एम के टी 1/2 और 2m पाई के टी 1/2। ठीक है, इसका मान भी 2 पाई एम के टी 1/2, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 2m पाई के टी 1/2 और 2 पाई एम के टी 1/2, समीकरण नंबर 7। समराइज करें, z का मान कितना हो जाएगा, z इक्वल टू ए के टी, दिस इज द अपॉन आई एम जी, और 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 आपके सवितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन के मान को व्यक्त कर रहा है। अब कला निर्देशांक में किसी कोष्टिका में कणों की संख्या का मान ज्ञात करें, तो कला निर्देशांक में कोष्टिका में कणों की संख्या का मान यदि ni है, तो ni का मान क्या होता है, n अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, समीकरण नंबर 9। ठीक है, ni इक्वल टू n अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। तो इसको आपको सॉल्व करना है कि ni का मान क्या प्राप्त होगा। इसलिए ni इक्वल टू n, जेड का मान समीकरण 8 से रख देंगे, सो इट विल बी ए के टी आई एम जी। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, समीकरण 9 में जेड का मान रखोगे, ए के टी नीचे रह जाएगा, आई एम जी ऊपर, और ये हो जाएगा 2 पाई एम के टी की पावर माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, समीकरण नंबर 10। यहाँ तक क्लियर। मैथमेटिकल पार्ट करना चाह रहे हैं हम वायुदाब समीकरण के लिए। अब यहाँ पर पुनः आपको समाकलन वाला पार्ट करना पड़ेगा, उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। ni को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d6n। ठीक है, क्योंकि कला निर्देशांक की बात हो रही है, तो n एम जी अपॉन ए के टी और 2 पाई एम के टी माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा डी एक्स डी वाई डी जेड
डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड। सॉरी, एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा। क्या किया हमने, इस समीकरण में आई का मान रख दिया है डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान पहले आप ज्ञात कर चुके हैं, तो क्या मान होगा, एन एम जी अपॉन ए के टी 2 पाई एम के टी माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी और एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। शुरुआत में मान निकाल चुके हैं और साथ में ही डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड। D6n समीकरण नंबर 11। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी, इसका समाकलन कर देंगे तो इसमें 3 पार्ट होंगे, x, y और z, जिसमें कि ये पार्ट काम आएंगे डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड, और इनके समाकलन का मान क्या होगा, 2 पाई एम के टी की पावर 1/2। ठीक है, इसको और इसके रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे। तो चूंकि 3 चरों के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी क्यूब एन, और इट विल बी एन एम जी अपॉन ए के टी 2 पाई एम के टी माइनस 3/2। ये पार्ट ऐसे कैसे बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, और इनके करस्पॉन्डिंग क्या मान प्राप्त होगा, 2 पाई एम के टी की पावर 3/2। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या प्राप्त होगी, जो मान आपको प्राप्त होगा संवेग के सापेक्ष समाकलन करने के बाद, इट विल बी डी क्यूब एन इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, और ये वाले मान रह जाएंगे डी एक्स, डी वाई और डी जेड, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब प्रति एकांक आयतन बात करें, डी क्यूब एन डी एक्स, डी वाई, डी जेड, तो इट विल बी एन एम जी ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। समीकरण नंबर 12। समीकरण 12 किसको व्यक्त करेगा, प्रति एकांक आयतन जो आपके अणुओं की संख्या है उसको व्यक्त करेगा। अब हम चूंकि जानते हैं गैस की समीकरण से क्या मान होता है, क्योंकि P इक्वल टू एन के टी, समीकरण नंबर 13, P इक्वल टू एन के टी है, तो ये जो पार्ट है इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं, n इक्वल टू डी क्यूब एन अपॉन डी एक्स, डी वाई, डी जेड। तो समीकरण 12 का मान समीकरण नंबर 13 में रख देंगे। समीकरण 12 का मान समीकरण 13 में रखने पर क्या मान प्राप्त होगा आपको, क्योंकि आपको वायु दाब समीकरण निकालना है इसलिए P का मान ज्ञात कर रहे हैं। P इक्वल टू N का मान है N एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, और दिस इज आल्सो के टी। के टी से के टी कैंसिल आउट, इट विल बी कैपिटल N एम जी अपॉन ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, और इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू P0
एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt। समीकरण नंबर 13। समीकरण 13 का क्या मान प्राप्त हुआ? P = P0 एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt, जहां पर P0 का मान n mg/A है और कैपिटल A क्या है? बेलनाकार जो वायु स्तंभ है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो समीकरण 13 से हम क्या देख रहे हैं कि जो वायु दाब है वो चरघातांकी रूप से कम हो रहा है यदि ताप आपका नियत है। ठीक है, P = P0 e⁻mg/mgz/kt। और P0 क्या है? P0 आप कह सकते हैं कि z = 0 पर, जब आप z अक्ष की बात कर रहे हैं तो z = 0 पर तो यह पृथ्वी की सतह पर वायु दाब का मान है। डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। Z1 Z2 Z, यहाँ पर आपका ये P0 वैल्यू। ठीक है, P = P0 एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt। समीकरण नंबर 13। अब यदि दो ऊंचाइयों की बात करें Z1 और Z2, तो इनके सापेक्ष या इनके करस्पॉन्डिंग दाब का मान कितना होगा? उसके लिए समीकरण 13 को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। लॉग लेने पर log P = log P0 माइनस mgz/kt। अब Z1 तथा Z2 के सापेक्ष मान निकाल लेते हैं। तो log P1 = log P0 mgz/kt। ये तो Z1 के सापेक्ष हो गया। और दूसरी समीकरण Z2 के सापेक्ष हो जाएगा log P0 माइनस mgz/kt। इक्वेशन नंबर 14, इक्वेशन नंबर 15। समीकरण 14 में से समीकरण 15 को माइनस कर देंगे तो क्या मान प्राप्त होगा? log P1/P2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, mg/kt Z2 माइनस Z1। क्या मान प्राप्त हो रहा है? log P1/P2 इक्वल टू mg/kt Z2 माइनस Z1। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें कि वायु दाब का क्या मान होगा नियत ताप पर, उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चरघातांकी रूप से कम हो रहा है, तो इस तरह से आपको ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, नियत ताप पर। और जो दूसरा समीकरण है इसका जो ग्राफ होगा लॉग के रूप में, तो दिस इज द। ठीक है, दोनों ग्राफ आपके वायु दाब का मान को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो हमने गैसों के अणुओं के लिए वायु दाब समीकरण के बारे में अध्ययन किया। एक बेलनाकार स्तंभ लिया और उसमें हमने देखा कि z अक्ष यदि ऊर्ध्वाधर माना जाए तो उसके सापेक्ष वायु दाब का मान कितना प्राप्त हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।